सर्वप्रथम अपने समस्त महानायकों और महानायिकाओं को नमन करती हूँ और आज के इस उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मूल निवासी के.एस. चौहान साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली, और अन्य हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मुकेश कुमार, मूल निवासी अनुज कुमार जी और मूल निवासी धनीराम सिंह जी, हमारे बीच विधि ज्ञाता भी हैं और हमारे गुरु भी। जब कभी हमें किसी सामान्य वकील के पास भी जाना पड़ता है तो बड़ी जद्दोजहद के बाद कोई सही व्यक्ति टकराता है जो हमें सही मार्गदर्शन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट यदि आज इस क्लस्टर सम्मेलन में भारतीय संविधान का ये सम्मेलन जो आज हो रहा है उसमें हमारे बीच उपस्थित है, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि ये संविधान की बदौलत है। और जितने साथी हमारे यहाँ बैठे हैं वो ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर भी समाज का ऋण है और हम इस समाज के प्रतिनिधि हैं, और इसकी बदौलत ही ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस ऋण को हम चुकाएं। नहीं तो वो मौका हमें नहीं मिलता कि एक सीनियर एडवोकेट या हमारे प्रोफेसर हमारे बीच बैठे होते। इसे वो समानता जो हम देख रहे हैं ये इस संविधान की वजह से हमें दिखाई दे रही है, वरना हम भली भांति जानते हैं कि इस भारत की नसों में किस तरह असमानता का बीज दुश्मन ने बोया है और उस असमानता को रोज हम अपने जीवन में झेलते हैं। कैसे एक गांव, एक तबके, एक मोहल्ले, एक गली और आस पड़ोस में कैसे भेदभाव का, असमानता का व्यवहार हम झेलते हैं, उसको हमें महसूस करना चाहिए। और इस समय बैठे हुए हम जिस माहौल को महसूस कर रहे हैं उन दोनों में अंतर हमें सीखना चाहिए। यदि ये माहौल पूरे भारत में बन जाए जो आज इस सभागार में बना है, तो क्या मेरे भारत को अखंड भारत बनने में समय लगेगा? इस माहौल का निर्माण यदि हम करना चाहते हैं, यदि इस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं, तो इस संविधान की वैल्यू को हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए जो दर एक कार्यकर्ता, एक महिला, एक बच्चा, एक विद्यार्थी आपके घर तक पहुंचा, आपकी दुकान तक पहुंचा, आपके रेड़े तक पहुंचा, तब जाकर कहीं ये संविधान सम्मेलन आज हमारे बीच इस राजमिलन मंडप में हो रहा है। और मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ये महसूस किया कि वास्तव में इसकी ज़रूरत है। इस देश को आज़ाद हुए और इस देश में संविधान लागू हुए इतना लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन सरकारों की बदनीयत को देखिए कि उन्होंने जिसकी वजह से हमारा पूरा देश चलता है, जिस संविधान की वजह से पूरा विश्व हमारा सम्मान करता है, उस संविधान को तवज्जो नहीं दी। उसके सिद्धांतों को लागू करने की बात तो दूर, उसको छिन्न भिन्न करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके आज वो ख़त्म करने की बात करते हैं और कहते हैं कि पुराना हो गया है। पुराना किसे कहते हैं आज हमें बताने की ज़रूरत है। अगर वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि संविधान को लागू हुए 74 साल हो गए हैं और ये संविधान पुराना हो गया है, तो उनसे हमें ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि इस मनुस्मृति को लागू हुए कितने साल गुजर गए हैं। उनके बाप दादाओं से पूछो, अपने बाप दादाओं से जाकर, उसे क्यों लागू करना चाहते हो हमारे समाज में? क्यों हमारी नसों में तुमने जहर घोला है मनुस्मृति के द्वारा? उसे क्यों समाप्त नहीं करना चाहते? क्या वो पुरानी नहीं है जिन धर्मों के पाखंड के द्वारा तुमने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है? क्या वे धर्म ग्रंथ तुम्हारे पुराने नहीं हुए हैं? क्या उन्हें बाबा साहब की तरह, जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति और इन सिद्धांत, इनके
रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों को डायनामाइट लगाकर उड़ा देने की बात कही थी, क्योंकि ये देश में असमानता फैलाते हैं। तो क्या आज इन पुराने ग्रंथों को मिटाने की जरूरत है और संविधान को लागू करने की जरूरत है? इसीलिए जरूरत पड़ी कि इस देश में आज पूरे भारतवर्ष में ये शुरुआत है कि 120 क्लस्टर चिन्हित किए गए। उन 120 क्लस्टर में 225 से ज़्यादा जिले हमारे आते हैं और इन जिलों में ये व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं। एक जन समूह, एक जनमानस, एक ऐसा समूह जो संविधान के अनुरूप सोचने वाला, संविधान को अपनी ताकत समझने वाला और संविधान की खुद ताकत बनने वाला वो जन समूह, जो इस व्यवस्था को, असमानता की व्यवस्था को, इस विषमता की अव्यवस्था को, इस दुख की अव्यवस्था को, इस दर्द की अव्यवस्था को, इस हिंसा की अव्यवस्था को बदलना चाहता है। एक ऐसा जनमानस हम तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए इन 120 क्लस्टर में हम कि ना केवल बामसेफ के ऑफशूट विंग और उसके साथ में ही अन्य जो मूल निवासी बहुजन समाज के अन्य संगठन हैं, चाहे वो जिला स्तर पर है, चाहे वो राज्य स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, तहसील पर है या राष्ट्रीय स्तर पर है, हमारी ये मुहिम है कि हम उन्हें एक साथ लाकर इस संविधान सम्मेलन को आगे बढ़ाकर एक संविधान की आवाज़ बुलंद करके इस देश में संविधानवाद स्थापित करना चाहते हैं और मनुवाद मिटाना चाहते हैं। साथियों, आज हम जिस संख्या में यहाँ बैठे हैं, हमें महसूस करना चाहिए कि ये दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। और ये गौरव का दिन अगर हम चाहते हैं कि हमें महसूस हो, हमारी रगों में हमारे पुरखों का लहू दौड़ता हुआ नजर आए, तो उसके लिए जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है, भारतीय सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन, उसको हमें धरातल पर उतारना होगा। उसके प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ और समर्पण के साथ इसमें अपना साथ सहयोग देना होगा, तभी ये गौरव का दिन होगा। जो लोग बैठे यहाँ हैं वो अपना वक्त, मैं समझती हूँ कि लोग आजकल कितने बिजी हो गए हैं, किस तरह पढ़े लिखे लोग और नौकरी पेशा वाले लोग कहते हैं कि पैसा तो हम दे सकते हैं पर वक्त कहाँ है। जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने शिक्षित होने के बावजूद और संपन्न होने के बावजूद अभी तक अपने सामाजिक दायित्व को महसूस नहीं किया। आप उन खुशनसीब लोगों में हैं, उन पवित्र लक्ष्य पर चलने वाले, इस व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य पर अपना सहयोग देने वाले लोगों में से है, जिन्होंने ये महसूस किया है कि हमारी ये जिम्मेदारी है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में जो हो रहा है, इस मनुविधान को उखाड़ कर फेंकने की हमारी जिम्मेदारी है। आप आम लोग नहीं हैं, आप खास लोग हैं। जब तक हम ये महसूस नहीं करते, जब तक ये भावना हमारे दिल और दिमाग तक नहीं जाती, इस देश में कुछ बदलाव होने वाला नहीं। जब तक हम दूसरों को महान समझते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर की महानता कैसे पैदा होगी। हम जिन पुरखों की संतान हैं, तो क्या हमारा वो रक्त उबाल नहीं लेता? क्या वो रक्त हमें ये नहीं कहता सोते वक्त, या हमें नहीं झकझोरता कि तुम किस गुलामी में जी रहे हो? मेरे देश की हालत क्या है? पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, जूते खा रहा है, लाठियां खा रहा है, और जिस सरकार को आप लोग चुनकर भेज रहे हैं, वो सरकार हमारे उन बच्चों का लहू सड़कों पर बहा रही है।
हमारी माँ और बहनों के साथ जो अत्याचार समाज में करा रही है, यहाँ तक कि सेल बनाए जा रहे हैं। आरएसएस के द्वारा अलग से सेल बनाकर समाज में सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ जो बर्बरता समाज में हो रही है वो कहने वाला मामला नहीं है। हम सभी लोग उससे व्यथित हैं। मैं उसका व्याख्यान यहाँ करूँ, मुझे नहीं लगता वो कहना ज़रूरी है। आप ये महसूस करते हैं जो मणिपुर में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, वो हमें सबको दिखता है। वो दिल्ली में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, कोई राज्य अछूता नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जिन्हें चुना उसके पीछे एक बाबा साहब ने बात कही थी। बाबा साहब ने कहा कि जो वोट का अधिकार हमें मिला, इस वोट के अधिकार को अपनी बहू बेटियों की इज्जत से ज़्यादा संभाल कर इसका प्रयोग करना। लेकिन हमने उस ताकत को नहीं पहचाना। क्या इस राइट टू वोट या हमारे मतदान का अधिकार के बारे में बाबा साहब इतनी बड़ी बात कहते हैं और हम उस मतदान को ऐसे ही दान कराते हैं। उस दान का नतीजा है कि हमारे बच्चों, बेटियों और बहुओं के साथ जो हो रहा है, हमारे समाज के जो लहू सड़कों पर बह रहा है, हमारी नई पीढ़ी को शासन करना चाहिए था, सत्ता में बैठना चाहिए था, इस देश का हुक्मरान बनना चाहिए था। हुआ क्या? उसे भिखारी बना दिया गया, उसे सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरना पड़ा। क्या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग केवल इसीलिए पैदा होते हैं कि उनकी माएँ उन्हें पालें और उनका रक्त कुत्ते बिल्लियों की तरह सड़कों पर बहा दिया जाए और उनको रोने वाला भी कोई ना हो? क्या हमारा लहू नहीं खोलता? हम माएँ, ये महसूस हमें दर्द नहीं होता? क्या उन्होंने ही शासकों को जन्म दिया है? हम भूल गए हैं। एक बात मुझे याद आती है कि हमारे पुरखे जहाँ जहाँ गुजरे, और जहाँ तक बाबा साहब की बात है, वो जिस गली रास्ते या जिस राज्य के किनारे से भी गुजर गए, तो हमारे अनपढ़ समाज ने भी उनकी बात को गांठ बांध ली। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। हमारे लोगों के कान तक, मूल निवासी समाज के कान तक वो बात पहुंची कि हमारे नेता आया था और उसने कहा शिक्षित बनो। और एक घास खोदने वाली औरत भी अपने बच्चे से कहती है, घर में सानी कर रही होती है, सारे काम संभालती है और कहती है कि बेटा हम तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन तू पढ़ ले, तेरा जीवन संवर जाएगा। यही एक रास्ता है। वो क्या सीख थी? वो क्या सीख थी? क्या बार बार अब हमारे कान बहरे हो गए हैं या हमारा रक्त जम गया है? हम कब क्रांति करेंगे? हम कब इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे? तब करेंगे जब वक्त दुश्मन हमें नहीं देगा। आज सारे संसाधनों पर इस ब्राह्मणवादी तानाशाही का कब्जा है। उस तानाशाही का स्वरूप जो हम समाज में देखते हैं, उस तानाशाही ने इस देश को आग के कटघरे में झोंक दिया है, जिसे पूरा विश्व देख रहा है। विश्व की रिपोर्ट आती है, अनेक संस्थाएं कहती हैं कि भारत का लोकतंत्र जो पूरे विश्व को के लिए आइडल था, वो ही लोकतंत्र आज ध्वस्त होता जा रहा है और उस इलेक्टेड वोटिंग में तानाशाही हावी होती जा रही है। ये विश्व के लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरा मूल निवासी समाज जो उस घर में रह रहा है,
अपने देश में रह रहा है वो कैसे शांत है, हमें समझ नहीं आता। ये शांति कब तक रहेगी? ये शांति क्या जब तक रहेगी कि जब तक हम कफन में दफन नहीं हो जाते। क्या जीने का फायदा है हमारा? कब हम वो क्रांति करेंगे उस संविधानवाद को, इस दस्तावेज को जिसकी अभी बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हमारे मुख्य अतिथि और हमारे अन्य विशिष्ट अतिथियों ने हमें बताई कि हमसे ये छिन रहा है, संविधान में ये चीज़ें हमें मिल सकती है। लेकिन संविधान के बारे में ऐसा व्यक्ति भी टिप्पणी कर देता है जिसने कभी संविधान देखा भी नहीं, और वो भी कह देता है कि संविधान पुराना तो है ही लेकिन अब उसमें बदलाव होना चाहिए, वो कमज़ोर है। क्या आपने उसे पढ़ा? ये संविधान एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा दस्तावेज जो एक मशीन की तरह है। ये पंखे लगे हुए हैं, अगर लाइट नहीं हो तो क्या ये चलेंगे? अगर इनको पावर नहीं मिलती तो ये काम नहीं करेंगे। एसी लगा है, अगर उसको वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पावर उसको नहीं मिलती तो वो एक निर्जीव मशीन की तरह है और वो कोई काम नहीं कर सकता। उसी तरह एक दस्तावेज, एक वसीयत जो हमारे पुरखे हमें सौंप कर गए, वो ऑब्जेक्ट की तरह हमारे सामने रखा है और हम कहते हैं जी हाँ कैसे बदल देंगे, संविधान में लिखा है। बदल देंगे, बदल देंगे, क्योंकि जहां से संविधान लिखा गया, जहां से संविधान चलता है, वहां मेरे भारत देश के वो मूल निवासी नहीं हैं जो इस समाज के प्रति समर्पण की और त्याग की भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, इस मूल निवासी समाज को आगे ले जाने की भावना रखते हैं। वहां वो गुंडे बैठे हैं जो इस संविधान को नोच नोच कर लूट रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिस संविधान सम्मेलन को कर रहे हैं कि अगर हम जिंदा हैं, ये बात उठी थी अभी कि हम अगर जिंदा हैं तो हमें जिंदा होने का सबूत देना चाहिए कि यदि हम आज संविधान सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं तो हमें उस संविधानवाद की आंधी से अपने उन लोगों को, उस मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचा देना चाहिए, वहां संसद तक बैठा देना चाहिए, जो इस समाज के बारे में सोचता है, जो इसके दुख दर्द को जानता है और जो इसकी समस्या को जानता है, वही इसका समाधान करेगा। जो कभी आपकी गलियों से गुजरा नहीं, जिसने आपके बच्चों को भूखमरी से, बीमारी से तड़पते हुए नहीं देखा, वो आपके लिए काम नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी समस्या इस समाज में है। जो समाज में समाज कार्यकर्ता बन के काम करता है तो उसे हम, ये समाज मेरा समाज क्या कहता है, बड़ा भला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन राजनीति के काबिल नहीं है। क्यों? इस धारणा को हमें बदल लेना चाहिए, इस समझ को हमें परिपक्व करना चाहिए। ये समझ परिपक्व नहीं हुई, उसका एक कारण है। जब व्यक्ति गुलाम होता है और उसके समाज से कोई व्यक्ति उठता है तो वो उसे नेता समझता है जो तानाशाही दिखाता है। लेकिन हमारा संविधान और हमारे पुरखे इस तानाशाही के खिलाफ हैं, क्योंकि तानाशाही का जीवन बहुत लंबा नहीं है। जिस तानाशाही जो भारत में आज चल रही है, इतिहास इसका गवाह है, पूरे विश्व में सैकड़ों उदाहरण इससे भरे हुए हैं।
कि तानाशाही का जीवन बहुत लंबा नहीं होता। इस ब्राह्मणवादी तानाशाही का जो भारत में चल रही है, इसका जीवन भी लंबा नहीं है। ये मैं आज संगठन के माध्यम से यहाँ कह देना चाहती हूँ। यदि मेरे मूल निवासी समाज ने इस संविधानवाद की आंधी को छेड़ दिया तो ये ब्राह्मणवादी, ये मनुवादी तानाशाही ज़्यादा समय तक इस देश में टिकने वाली नहीं है, वो दूर हो जाएगी। और आप आज जो यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे उस गौरव को महसूस करेंगे और आप भी उस बदलाव को इस समाज में, इस देश में महसूस करेंगे। और ये इतिहास हमें याद करे ना करे, लेकिन मेरा मूल निवासी समाज, ये हमारा समाज जरूर हमें संविधान के उन योद्धाओं के रूप में याद रखेगा कि जब भारत में विषमता की आंधी चल रही थी, तथागत बुद्ध के संदेशों को रोंदकर मनुवाद के सिद्धांत को देश में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय मेरे मूल निवासी समाज के इन लोगों ने संविधानवाद को समाज में स्थापित किया और यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया। वो इतिहास पूरे विश्व के लिए, ना केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए ये एक गौरव का प्रश्न होगा और आपकी दुहाई पूरा विश्व देगा। इस दिन को हमें आम नहीं समझना चाहिए, ये हमारे लिए बड़ा खास दिन है। इस दिन को हमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखना है और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है इस पे बैक टू सोसाइटी के लिए। किसी और को बार बार जगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी हमारे बीच बैठे हैं जिन्होंने अपना समय, अपना हुनर इस समाज को दिया है और वो आशा भरी टकटकी नज़र से देख रहे हैं कि हमारे जिंदा रहते कुछ बदलाव होगा। इस सभागार में ना केवल वो लोग जिन्होंने अपने जीवन का समय आंदोलन के लिए, इस समाज के लिए दिया है, मेरे युवा साथी, मेरी बहनें, मेरी माएँ, उनका भी दायित्व उतना ही बनता है जितना पुरुषों का बनता है। उन्हें भी ये महसूस करना होगा, क्योंकि महिलाओं और बच्चों का दुश्मन की घुसने की जो घुसपैठ है वो महिलाओं और बच्चों से ही होती है, विद्यालयों से और महिलाओं से होती हैं। महिलाएं दया भावना के कारण दुश्मन को भी आने के लिए रास्ता दे देती हैं और उनका सत्कार करती हैं। अब ज़रूरत है इस बात की कि दूसरे को सम्मान देना बंद कर दो। जो हमारी माँ और बहनों की इज्जत पर हमला कर रहा है, जो हमारे मूल निवासी समाज को तार तार उनके सम्मान को ये जो हमला हो रहा है वो आपकी अस्मत पर हमला नहीं है, वो मूल निवासी समाज के सम्मान पर हमला है। और जिसके आत्मसम्मान पर हमला होता है वो गर्व से सर नहीं उठा सकता। इसीलिए महिलाओं को इसके लिए स्वयं तैयार होना चाहिए और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। साथियों, अगला सत्र भी शुरू होने वाला है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो बात कही गई है ये जुमले नहीं हैं, ये भाषण नहीं है। इसके लिए समाज में, इस देश में पूरी तैयारी चल रही है। 2018 दिसंबर 2018 से ये काम चल रहा है और 2023 जनवरी से अब तक पूरे भारतवर्ष में 120 क्लस्टर जो चुने गए, उसके अंदर कई कई जिले आते हैं। उन जिलों में ये व्यवस्था की गई कि जहाँ पर संगठन नहीं है, जहाँ पर हमारे पुरखों की विचारधारा नहीं है, जहाँ संविधानवाद नहीं है,
हम वहाँ पर अपने संविधान प्रबोधक बनाएंगे और जितने भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के अन्य संगठन समाज में काम कर रहे हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भाईचारे की स्थापना करेंगे, उनमें समाज से स्थापित करके एक जन समूह के साथ एक ऐसे ताकत का निर्माण करेंगे कि जो इस देश की व्यवस्था को बदलेगा। इसी के साथ उसी व्यवस्था के साथ में हम 50,000 संविधान प्रबोधक पूरे भारत में बनाने का जो काम चल रहा है, आज हमारे बीच भी अनेकों हमारे संविधान प्रबोधक बैठे हैं, मैं भी उनमें से एक संविधान प्रबोधक हूँ। इसी तरह के संविधान प्रबोधक पूरे भारतवर्ष में 50,000 संविधान प्रबोधक हमने बनाए हैं और उस मुहिम को हम पूरे वर्ष भर चलाने वाले हैं। और इसी के साथ हम 10,000 PSA कमेटी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसीली स्तर पर गठित करने वाले हैं और की भी हैं। उसका कार्य निरंतर जारी रहेगा। इसी के साथ में आगे 40,000 संगठन सदस्य और मूल अभी ये जो हम संविधान प्रबोधक बना रहे हैं और आप जो यहाँ आए हैं, ये कारवां यहीं रुकने वाला नहीं है। आप महसूस कर सकते हैं जब इस बिजनौर के इस एरिया में आप इतने लोग हैं और पूरे भारतवर्ष में ये क्लस्टर सम्मेलन होने जा रहे हैं, तो हमारी स्थिति कमज़ोर नहीं है। BS4 मिशन 24 के साथ में इसका नाम महाजागरण जो नाम दिया गया है, उस महाजागरण को हम 22 अक्टूबर में नागपुर में उसका वृहद रूप वहाँ सम्मेलन करने वाले हैं। 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के संगठन जो हमारे बीच बैठे हैं और जो नहीं हैं, हम उन्हें इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। आप उसमें अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और उन्हें एकजुट कर उन्हें नागपुर BS4 महाजन जागरण, संविधान का ये महाजन जागरण जिसको पूरा भारत देखने वाला है, उसकी तस्वीर हमें ज़रूर देखनी चाहिए। वो एहसास हमें करना चाहिए कि जो हम असहाय महसूस करते हैं, हम कमज़ोर महसूस करते हैं, उसमें हमारा बुद्धिजीवी वर्ग भी होगा, किसान भी होगा, युवा भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, नौकरी पेशे वाले कर्मचारी भी होंगे, महिलाएं भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे और हमारे वो कैडर भी होगा जो इस समाज निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जितने हमारे यहाँ साथी, मेरा मूल निवासी बहुजन समाज बैठा है, वो प्रत्येक व्यक्ति इस भारत का संविधान प्रबोधक है और वो अपनी संविधान प्रबोधक की जिम्मेदारी निभाएगा, ऐसा उम्मीद मैं करती हूँ। और आप सभी 22 अक्टूबर के लिए नागपुर चलने के लिए तैयार होंगे। सभी 120 क्लस्टर से पूरे भारत से नागपुर में हमारे सभी साथी इकट्ठा होने वाले हैं। 10,000 लोगों का हम वो कार्यक्रम रख रहे हैं, लेकिन वो 10,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। इस वृहद ताकत को, इस ताकत को हमें महसूस करना चाहिए और उस ताकत के साथ में वो दीक्षा भूमि है, वो कार्यक्रम वहाँ लगने वाला है जहाँ से बाबा साहब ने क्रांति का उद्घोष किया था। और वो ये अपेक्षा अपने समाज से कर रहे थे, इस मूल निवासी समाज से कर रहे थे कि इस भारत की तकदीर जो है ये मूल निवासी समाज बदलेगा। तो उस मूल निवासी समाज की तकदीर हम बदलकर अपने आने वाली पीढ़ी को सत्ता में बैठाने का जो कार्यक्रम उधर लगाने वाले हैं, उसकी ताकत को हम अगर आभास करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि ये व्यवस्था 2024 में भी बदल सकती है। ऐसा हमारे अंदर जोश खरोश के साथ हम ये बदलाव लाएंगे। उस ताकत को आप बदलेंगे अपने इन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिन्हें आज तक
आप अपने हितैषी के रूप में देखते आए हैं, उन्हीं को आपको नेता बनाना होगा। उस छलिया को जो समाज को ठगता है, दूसरों को धमकाता है, तानाशाही करता है, व्यक्तिवाद करता है, डिक्टेटरशिप चलाता है, ऐसा व्यक्ति हमारा नेता नहीं हो सकता। ये समाज की अपनी दूरदृष्टि हमें निर्माण करनी होगी, हमें खुद उसकी पहचान करनी होगी, किसी नेता पर निर्भर नहीं रहना है। इसके लिए आप उसका विज़न खुद बनेंगे। ये संविधान प्रबोधक हमारे बीच मार्गदर्शक का काम करेंगे, साथ ही ये हमारे मित्र का भी काम करेंगे और ये एक दार्शनिक की भूमिका भी निभाएंगे, जो हमें वो विज़न दिखाने वाला है, वो सपना साकार करने वाला है जिसका सपना हमारे पुरखे देख रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात लास्ट कहकर मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करूंगी। ये कार्यक्रम हम नागपुर में ही क्यों लगा रहे हैं? ये कार्यक्रम जो हम पूरे भारतवर्ष को ये संदेश देना चाहते हैं, 24 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी के समय आप सभी बुद्धिस्ट लोग अधिक जानते होंगे कि बाबा साहब में विश्वास रखने वाले लोग, बुद्धिस्ट लोग, अन्य लोग, यहाँ तक कि देश विदेश से वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और उनकी ये मान्यता और श्रद्धा है, वो वहाँ से वो कमिटमेंट लेकर जाते हैं कि हम इस समाज के लिए, इस मूल निवासी समाज के लिए कुछ करेंगे, हम अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। ये नाग भूमि, ये नागपुर जो हमारे नाग राजाओं की भूमि है, हमारे संघर्ष की भूमि है, हमारा गौरवशाली इतिहास जो वहाँ छुपा है, उससे हम वो प्रेरणा लेकर 22 अक्टूबर को वहाँ सर आएंगे। उसी प्रेरणा के साथ में, उस कमिटमेंट के साथ में, उस समर्पण के साथ में हम समाज में काम करेंगे कि जो 2022 में इस देश की तकदीर लिखेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मेरे सभी मूल निवासी समाज के भाइयों और बहनों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।